हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइज लर्निंग। ये लेसन 2 है हमारी सीरीज़ का। अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट का, तो आप वो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको। आई बटन पे आप डायरेक्ट जाकर क्लिक करके आप डायरेक्ट वो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट आर बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। डेटाबेसेस क्यों ज़रूरी है, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं डेटाबेसेस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों बनाया गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अगर हम देखें व्हाट आर डेटाबेसेस, जो डेटाबेसेस होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन किस चीज़ का? एक इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, एक जीन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, जीनोम के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके न्यूक्लिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर हम कोई प्रोटीन की डिस्कवरी कर रहे हैं या न्यूक्लिक एसिड में हम सीक्वेंस जानना चाह रहे हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमने रिसर्च करी हम 4 जगह जा के देखें। हमें अगर एक ही चीज़ एक जगह पे मिल रही है, अगर हम एग्जाम्पल है हमारे घर में, अगर हमारा एक स्टडी रूम है, वहाँ पे हमें अपनी सारी बुक्स मिल रही हैं। और एक हमारा घर है जहाँ पे बेडरूम में अलग बुक्स पड़ी हैं, ड्राइंग रूम में अलग बुक्स पड़ी हैं, कोई बुक्स कहीं पड़ी हैं। तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप फर्स्ट वाला चीज़ ही प्रेफर करोगे ना, जहाँ पे हमें ईजिली चीज़ें मिल सकें और जहाँ हम ईजिली चीज़ें रख सकें। तो इसी तरीके से जब हम कभी भी रिसर्च करते हैं तो हम उस रिसर्च को, उस एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक हम डेटाबेसेस में सबमिट करते हैं, जहाँ से बाकी के लोग अगर उनको कभी और आगे चल के उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ से रिट्रीव कर सके। रिट्रीव का मतलब होता है निकालना, सर्च करना कोई भी इंफॉर्मेशन। तो इस वजह से हम डेटाबेसेस पढ़ते हैं। हमारा मेन कंसर्न होता है बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस से मतलब, अगर हम डेटाबेस का मतलब समझ गए, तो अगर हम उसमें बायोलॉजिकल और जोड़ दें, बायोलॉजिकल का मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स के ऊपर। जब भी हम लिविंग थिंग्स के ऊपर रिसर्च करते हैं उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस कोई भी ऑर्गेनिज्म रिलेटेड या कोई भी प्लांट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कवर कर रहे हैं या डिस्कवर कर रहे हैं, तो हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे रख सकें, दैट आर नोन एज बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। अब बात आती है कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है बायोलॉजिकल डेटाबेसेस का? तो अगर हम देखें, हम डेटाबेसेस को इन 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज सीक्वेंस, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज लिटरेचर, फोर्थ इज जीन एक्सप्रेशन एंड फिफ्थ इज मेटाबॉलिक पाथवे। जो हम सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड्स का या फिर प्रोटीन का। जब हमें इनका सीक्वेंस रिट्रीव करना होता है तो हमें सीक्वेंस डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का या फिर प्रोटीन का। इसमें हम फर्दर क्लासिफिकेशन अगर देखें तो इसमें होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी? जब भी कोई रिसर्च होती है तो उसका जो डेटा होता है वो, अगर जो हमारा डेटा होता है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटाबेस। लेकिन जब भी कोई भी डेटा हम डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम प्राइमरी, मतलब हम उस डेटा को और भी अच्छे वे में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। डेटाबेस विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी इज नोन एज सेकेंडरी डेटाबेसेस। ठीक है, तो हम सीक्वेंस में किस चीज़ का सीक्वेंस निकालते हैं? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस निकालते हैं या फिर प्रोटीन का सीक्वेंस निकालते हैं। जो सेकेंड आता है वो आता है स्ट्रक्चर डेटाबेस। स्ट्रक्चर डेटाबेस में भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी, स्ट्रक्चर में मेनली हम प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर कि न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर आता है लिटरेचर डेटाबेस। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? जितने भी रिसर्च पेपर वगैरह होते हैं हमारे, उसको अगर उसको हमें पढ़ना है या उससे हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो इस तरीके के डेटाबेसेस को हम लिटरेचर डेटाबेसेस कहते हैं। आपने अगर जैसे कभी रिसर्च पेपर वगैरह सर्च किया होगा तो आप कहाँ सर्च करते हो? पबमेड पे सर्च करते हो
या गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हो? या साई हब पे सर्च करते हो? ये अलग अलग आपके एक डेटाबेसेस की तरह से ही होते हैं जहाँ पे हम रिसर्च बेस्ड डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं। देन जीन एक्सप्रेशन, जो भी जीन है वो किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, इस तरीके के डेटाबेसेस हम जीन एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं। देन कम्स टू मेटाबॉलिक पाथवेज, जितने भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो क्या पाथवेज अचीव कर रहे हैं अपने फंक्शन के लिए, किस तरीके से वो बन रहे हैं, क्या उनका एनाबॉलिज्म है, किस तरह से वो कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं। तो इस तरीके के जितने भी हमें पाथवे चाहिए होते हैं तो वो हम मेटाबॉलिक पाथवे से रिट्रीव करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है सीक्वेंस डेटाबेसेस में। फर्स्ट जो आता है वो आता है न्यूक्लियोटाइड प्राइमरी डेटाबेस। ये हम सीक्वेंस डेटाबेस का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का प्राइमरी डेटाबेस। उसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज जेन बैंक। इसको ढंग से पढ़िएगा, ये जीन बैंक नहीं है, इसे हम जेन बैंक कहते हैं। इसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है वो होती है एनसीबीआई। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फॉर होता है, ऑफ नहीं होता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इसका जो रिट्रीवल टूल होता है, रिट्रीवल टूल मतलब जिससे हम रिट्रीव कर सकते हैं, हम डेटा सर्च कर सकते हैं, हम डेटा निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, एंट्रोजेड होता है, जो कि एक वेब बेस्ड इंटरफेस होता है। वेब बेस्ड इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हो और आप उसका यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इंटरनेट। ये हमें सर्च करना पड़ता है गूगल पे या कोई भी ब्राउज़र पे, देन हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है, वो आता है EMBL। EMBL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है हेडलबर्ग जर्मनी में। इसको मेंटेन कौन करता है, इसकी मेंटेनेंस बॉडी है EBI, यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। और इसका जो रिट्रीवल टूल है वो है SRS। SRS की फुल फॉर्म होती है सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। नेक्स्ट जो आता है वो आता है DDBJ। DDBJ का मतलब होता है DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। तो अगर ये जापान आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जापान में होगा। कहाँ पे, शिजुओका जापान में है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो जेन बैंक होती है प्लस EMBL प्लस DDBJ, ये तीनों ही आपस में डेटा शेयरिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जेन बैंक में कुछ डेटा किसी ने सबमिट किया वो सिर्फ जेन बैंक रख लेगी कि नहीं नहीं मुझे किसी को नहीं देना है, ऐसा नहीं होता है। जेन बैंक, EMBL और DDBJ ये तीनों ही आपस में डेटा शेयर करते हैं, जिससे कि किसी भी पर्सन को, किसी भी साइंटिस्ट को या जो भी रिसर्च कर रहा है उसको सारा डेटा एक जगह पे मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि उसे हर जगह पे जा करके देखना हो, क्योंकि अगर वो हर जगह पे डेटा अपना सर्च करेगा इट विल बी हार्ड फॉर देम कि आप हर जगह जाकर के डेटा देख रहे हो, एंड ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर के एक बॉडी बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन। एक तरीके से ये कोलैबोरेशन बॉडी है, इन तीनों से मिलकर के बनती है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड प्राइमरी डेटाबेस। अब आती है हमारी सेकेंडरी की। सेकेंडरी में फर्स्ट जो आता है वो होता है यूनिजेन। यूनिजेन अगेन किसने डेवलप किया, NCBI ने। बट 2019 में NCBI ने इसकी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी गई है। मतलब यूनिजेन अब नो मोर इन यूज। बट लेकिन अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन अगर यूनिजेन से निकालनी है वो अभी भी निकाल सकता है। बट इसके फर्दर ये एक तरीके से NCBI ने इसका रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट होता है एनसेम्बल एंड थर्ड होता है EBI जीनोम। ये तीनों ही सेकेंडरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है। अब बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन में प्राइमरी डेटाबेस में हम पढ़ते हैं PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इसे कौन संभालता है, इसकी कंट्रोलिंग बॉडी कौन सी है, NBRF। NBRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल
बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन। तो मार्गरेट डे ऑफ ने सबसे पहले सारा डेटा एक प्रोटीन सीक्वेंस एटलस में डाला था, जिसको कि हम PIR बोलते हैं। ठीक है, इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है? NBRF। देन सेकंड जो प्राइमरी डेटाबेस होता है प्रोटीन का, दैट इज स्विस प्रोट। स्विस प्रोट को कौन कंट्रोल करता है? डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा एंड EMBL डेटा लाइब्रेरी। ये दोनों ही मिलकर के स्विस प्रोट को कंट्रोल करती हैं। आपको एक पॉइंट रिमेंबर करना है, EBI, स्विस प्रोट और PIR, ये तीनों ही मिलकर के यूनिप्रोट बनाते हैं। जैसे जैन बैंक वगैरह मिलकर के आपका ये कोलैबोरेशन बॉडी बना रहे थे, ऐसे EBI, स्विस प्रोट और PIR मिलकर के यूनिप्रोट बनाते हैं। यूनिप्रोट यूनिप्रोट बनाते। अब बात आती है प्रोटीन के सेकेंडरी डेटाबेसेस में। तो सेकेंडरी में फर्स्ट आता है TR-EMBL। ये TR आप देख रहे हैं, आगे चल के बहुत जगह ये TR का हम यूज करेंगे। इसका मतलब होता है ट्रांसलेटेड। जहां भी TR लगा हो तो समझ जाइएगा ये ट्रांसलेटेड के लिए बोल रहे हैं। तो TR-EMBL में सारे ट्रांसलेशंस होते हैं। हमारा प्रोटीन कैसे बनता है? DNA बनता है, DNA से RNA बनता है, देन RNA से प्रोटीन बनता है। DNA से RNA बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं? ट्रांसलेशन से बनते हैं। तो हम कभी कभी प्रोटीन को ट्रांसलेटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी सीक्वेंसेस वगैरह होते हैं वो हम TR-EMBL के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है PFAM। PFAM का मतलब होता है प्रोटीन, P फॉर प्रोटीन, फैम का मतलब होता है फैमिली। ये कैसे जनरेट करता है अपने सारे सीक्वेंसेस वगैरह? ये जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। व्हाट इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट? मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ और अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे। एक होता है पेयर वाइज अलाइनमेंट। पेयर वाइज से क्या मतलब समझ रहे हो? 1 and 2। जब भी दो सीक्वेंस हम इंक्लूड करते हैं देन इट इज नोन एज पेयर वाइज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब एक तरीके से उन्हें अलाइन करना, एक सीरीज में रखना और उनका फिर कंपैरिजन करना। तो जब दो सीक्वेंसेस का कंपैरिजन करते हैं तब हम उसे पेयर वाइज अलाइनमेंट बोलते हैं। जब हम मोर देन 2 सीक्वेंसेस का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब हम उसे MSA बोलते हैं। MSA मतलब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यूजिंग हिडन मार्कोव मॉडल। हिडन मार्कोव मॉडल भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये एक तरीके से आप देखें, ये एक तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पार्ट होता है, जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को कि किस तरीके से हमें इनपुट देना है, क्या प्रोसेस होना है और क्या हमें आउटपुट मिलेगा। ये हम ट्रेनिंग देते हैं मशीन को थ्रू HMM। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है PFAM 34.0, वॉज रिलीज इन मार्च 2021। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। देन जो नेक्स्ट डेटाबेस आता है दैट इज प्रोसाइट। प्रोसाइट में किस तरीके की एंट्रीज होती हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोसाइट में क्या होता है, प्रोसाइट में पैटर्न्स होते हैं। अगर हमें किसी भी अमीनो एसिड का पैटर्न निकालना होता है तब हम प्रोसाइट डेटाबेसेस का यूज करते हैं। पैटर्न मतलब कि किस तरीके से अमीनो एसिड अरेंज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से प्रोटीन अरेंज हो जाते हैं, किस तरीके से सिंबल्स हम यूज करते हैं इनके डिनोशन के लिए। इसके अलावा पैटर्न के अलावा हम इसमें से प्रोटीन फैमिली रिट्रीव कर सकते हैं। उसका डोमेन, डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन? ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए। डोमेन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर।
किसका टर्शरी स्ट्रक्चर? ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम डोमेन बोलते हैं। उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोसाइट देता है, या फिर फंक्शनल साइट के बारे में भी हम प्रोसाइट से रिट्रीव कर सकते हैं डेटा। ये मैन्युअली क्यूरेट किया जाता है। मैन्युअली मतलब खुद से हमें एंट्री करनी होती है। इसमें स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसे मैन्युअली क्यूरेट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रिंट्स। प्रिंट्स जनरली कलेक्शन होता है फिंगरप्रिंट्स का। यहाँ प्रिंट्स आ रहा है, फिंगरप्रिंट्स है, आप याद रखेंगे प्रिंट्स में क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ तक आई होप ये क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्ट्रक्चरल डेटाबेस। स्ट्रक्चर किस चीज़ का हमें मेनली निकालना होता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें मेनली जानना होता है। तो इसमें पहला आता है प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। प्राइमरी में जो आता है वो आता है पीडीबी, प्रोटीन डेटा बैंक। ये क्या होता है? ये 3D स्ट्रक्चर हम इससे पता लगा सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स का, मेनली प्रोटीन का, बट न्यूक्लियोटाइड्स का भी हमें पता लगता है यहाँ से। अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोटीन डेटा बैंक एस्टेब्लिश की गई। जैसे प्रोटीन डेटा बैंक ऑफ यूरोप किया गया, प्रोटीन डेटा बैंक ऑफ जापान किया गया, एक रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बनाया गया। ये मेनली गवर्निंग बॉडी है पीडीबी का, गवर्निंग बॉडी या फिर कंट्रोलिंग बॉडी, कंट्रोलिंग बॉडी या अथॉरिटी ऑफ पीडीबी। तो पीडीबी किसके अंडर आती है? आरसीएसबी के अंदर। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेसेस की, तो इसमें फर्स्ट आता है स्कोप। स्कोप की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। स्कोप में हम क्या बताते हैं कि क्या किस तरीके से प्रोटीन की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हुई है। इट्स अल्फा, इट्स बीटा और इट्स अल्फा प्लस बीटा। इसकी इंफॉर्मेशन हम स्कोप से निकालते हैं। जो सेकंड आता है वो आता है कैथ। कैथ की फुल फॉर्म क्या होती है? C फॉर क्लास, देन A फॉर आर्किटेक्चर, देन T फॉर टोपोलॉजी, देन H फॉर होमोलॉगस सुपर फैमिली। इससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि कोई भी प्रोटीन अल्फा है, बीटा है, अल्फा और बीटा है, या फिर अल्फा एंड बीटा दोनों हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हम कैथ के थ्रू निकालते हैं। क्या क्या क्लास में क्या डिटरमाइन होता है? इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन करते हैं क्लास के अंदर कि अल्फा बीटा या मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा है। आर्किटेक्चर में हम पता लगाते हैं कि कितनी इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। इसमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी पता चलती है, बट हम इसे ये नहीं बोल सकते कि ये इवोल्यूशनरी होमोलॉग्स है। टोपोलॉजी में हम बताते हैं कि किस तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर अरेंज्ड है इन अ 3D फॉर्म। देन होमोलॉगस सुपर फैमिली में हमें ये पता लगता है कि कोई भी दो प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, क्या उनके बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। आगे जो बात आती है वो आती है लिटरेचर डेटाबेसेस की। लिटरेचर जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल्स वगैरह जब भी हम पढ़ते हैं या फिर पीयर रिव्यूड जर्नल हमें पढ़ने होते हैं या फिर हमें रिट्रीव करने होते हैं या सबमिट करने होते हैं, तब हम लिटरेचर डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। इसमें जो आता है वो आता है पबमेड, पबमेड सेंट्रल, एंड देन आता है मेडलाइन। इसमें से जो पबमेड है, दिस इज प्राइवेटली हैंडल्ड, और जो पबमेड सेंट्रल है के अंडर गवर्नमेंट आता है, गवर्निंग बॉडी इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड देन मेडलाइन। तो ये होते हैं आपके लिटरेचर डेटाबेसेस। कुछ मेटाबॉलिक डेटाबेसेस होते हैं जिसमें कि हम केईजीजी और बायोसाइक के ऊपर पढ़ते हैं। केईजीजी की फुल फॉर्म होती है क्योटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोम। देन नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस। स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस में अगर आप वर्ड के ऊपर भी जाएं, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है किसी भी एक स्पेसिफिक रिसर्च कम्युनिटी, किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जब भी हमें कुछ डेटा सबमिट या फिर रिट्रीव करना होता है, तब हम स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे है फ्लाईबेस। फ्लाईबेस किसके लिए यूज़ होता है? ड्रोसोफिला के जीनोम के लिए। ड्रोसोफिला क्या होती है? आपने फ्रूट फ्लाई का नाम सुना? उसी का ही साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला। देन एस डीबी होता है सी एलिगेंस के लिए, TAIR होता है अरेबिडोप्सिस के लिए, माइक्रोमेडेक्स होता है ड्रग की इंफॉर्मेशन के लिए, ओमिम होता है ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन के लिए हम ओमिम यूज करते हैं। मेनली ये डिसीज डेटाबेसेस के लिए होता है।
जो भी जेनेटिक रिलेटेड डिसीज होती हैं, तो वो हम इससे जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो हम इसके थ्रू हम डेटा सबमिट या रिट्रीव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही डेटाबेसेस आते हैं, मतलब इतने ही डेटाबेसेस की डिस्कवरी हुई है या इतनी डेटाबेसेस हमने बनाए हैं, इतनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन हमें किस चीज़ पे फोकस करना है कि क्या चीज़ें पूछी गई हैं, मतलब मेजरली हमने किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेटाबेसेस आप बहुत सारे इंक्लूड कर सकते हो इसमें। ये मैंने मेन डेटाबेसेस के बारे में आपको बताया है कि मेन डेटाबेसेस कौन से अवेलेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।